नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जो हमने पिछले वीडियो में देखा कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, उसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कुछ वैल्यूज़। उसके बाद हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कूलम्ब्स लॉ का। और फिर हम देख रहे होंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज को किन किन तरीक़ों से हम डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, उनको हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आ जाता है वो है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ हमारे पास होता है फोर्स दो चार्जेस के बीच में क्या के Q1 Q2 अपॉन मान लो R स्क्वायर। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की थी हमने, क्या की थी, मैग्नीट्यूड की बात। बट इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इसको एज अ वेक्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, तो मान लेते हैं कि एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है हमारे पास Q2। ठीक है, अगर ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है मान लो R। ठीक है, तो जो फोर्स हमारे पास होगी, फोर्स ऑन चार्ज इस Q1 चार्ज के ऊपर, वन पोजीशन के ऊपर दूसरे के कारण क्या होगी, दैट इज K Q1 चार्ज Q2 चार्ज। अब हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है ना, क्योंकि चार्ज को तो हम एज अ वेक्टर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और के तो कांस्टेंट है, तो अब रिप्रेजेंट करने में हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास सिर्फ डिस्टेंस बचा। तो अब हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो पॉइंट 2 तक का डिस्टेंस फ्रॉम 1 से इस यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ तक क्या होगा, तो दैट इज हमारे पास होगा R21। इसका स्क्वायर होना था, बट वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका ले लेंगे क्यूब। तो क्या करेंगे, हम करेंगे इसका दिस एज अ क्यूब हम ले रहे होंगे और यहाँ पे ले लेंगे हम एज R21 वेक्टर। जब हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो ये हमने कर दिया पहले को रिप्रेजेंट। वैसे ही फोर्स दूसरे के ऊपर लग रही होगी पहले के कारण, तो उसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे हम K Q1 Q2 अपॉन, अब इसमें R12 वेक्टर, R12 वेक्टर की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमने जो है फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसका मॉडुलस होगा, इनका सिर्फ मॉड लेंगे हम। ठीक है, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया फोर्सेस को। अब बात आ जाती है कि यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, वो पॉइंट क्या है। तो जो हमने देखा कि जो फोर्स है 1 के ऊपर 2 के कारण, वो उसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है ना, वो तो सेम ही आ रहा है जो कि फोर्स लग रही है 2 का 1 के ऊपर, बट जो डायरेक्शन आ रही है ना फोर्स की, वो अपोजिट है। तो यहाँ पे हो गया माइनस। मतलब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि Q1 और Q2, तो ये जो Q1 है ना, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, अगर इसको हम नेगेटिव लेते हैं तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड फोर्सेस का सेम है, बट जो डायरेक्शन है ना वो डिफरेंट है, डायरेक्शन फोर्सेस की डिफरेंट है। तो वही मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, पर डायरेक्शन क्या आएगी, डिफरेंट, जो कि नेगेटिव है। तो यहां से क्या पता लग रहा है कि जो फोर्सेस हैं वो फॉलो कर रही हैं क्या चीज, न्यूटन थर्ड लॉ को। न्यूटन थर्ड लॉ यहां से फॉलो हो रहा है। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब कूलम लॉ को हम कैसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां से पता लग रहा है कि ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो कर रहा है हमारे पास। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास टर्म्स हैं या कुछ वैल्यूज हैं जो आपको क्लियर होना और याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास सबसे पहली टर्म आ जाती है 1 माइक्रो कूलम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको लिखते हैं हम 10⁻⁻⁶ कूलम्स की फॉर्म में। 1 नैनो कूलम को हम लिखते हैं 10⁻⁻⁹ कूलम्स की फॉर्म में, और 1 पिको कूलम को हम लिखते हैं 10⁻⁻12 कूलम की फॉर्म में। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इनको स्टार लगा देते हैं हम यहाँ पर। अब अगले टॉपिक के ऊपर चल पड़ेंगे जो हमारे पास है अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, तो बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन पॉइंट चार्ज, मतलब किसी एक पॉइंट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, किन के कारण, ड्यू टू अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस अराउंड इट, जितने भी चार्जेस उसके अराउंड होंगे उनके कारण इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है वो क्या होगी, इट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट चार्जेस ड्यू टू ऑल अदर जो हमारे पास चार्जेस होंगे,
तो क्या मतलब बोला इसने, तो ये बोल रहा है हमारे पास कि जो ये पॉइंट है ना हमारे पास, दिस पॉइंट ओ पॉइंट है ना, उसके ऊपर जितने भी चार्जेस हैं, मान लें इसके अराउंड Q1 चार्ज भी है, Q2 चार्ज भी है, Q3 चार्ज भी है, तो इन चार्जेस के कारण इसके ऊपर जो फोर्स होगी वो क्या होगी, तो वो होगी इसके कारण, Q1 के कारण जो फोर्स लगेगी वो, Q2 के कारण लगी फोर्स वो, और Q3 के कारण जो फोर्स लगेगी वो, उन तीनों का सम अप हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की फॉर्म में बताऊं तो जो फोर्स लगेगी टोटल जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, टोटल फोर्स होगी जो फोर्स लग रही है ओ पॉइंट पे ड्यू टू ए पॉइंट के कारण, प्लस फोर्स जो लग रही है ओ पॉइंट पे ड्यू टू बी पॉइंट के कारण, प्लस फोर्स जो लग रही है ओ पॉइंट पे ड्यू टू सी पॉइंट के कारण। इन तीनों का सम टोटल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसी को ही हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कह रहे होंगे। तो हमने वेक्टर फॉर्म की फॉर्म में हमने पिछली वीडियो अभी देखा हमने कि हम कैसे वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उनको हम आगे देखते हैं कि कैसे हम लिखेंगे इसको, मान लेते हैं। तो चलेंगे अगले वीडियो में, स्लाइड में। तो जो फोर्स होगी जीरो ओ पॉइंट पे ड्यू टू ए पॉइंट, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास के Q0 Q1 के कारण जो लग रही है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास RO माइनस R1 डिस्टेंस, फैक्ट इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, और RO माइनस R1 इसका हम वेक्टर फॉर्म ले लेंगे दोनों का, जो ये डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है। तो ये हो गया FO। उसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे FOB पॉइंट को, फोर्सेस को भी उसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे FOC पॉइंट की फोर्स को भी, और उन तीनों का क्या करेंगे हम, सम अप करेंगे, तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी। तो इसका मतलब सिंपल हमारे पास क्या था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि किसी भी पॉइंट पे जितने भी चार्जेस होंगे ना, वो डायरेक्ट एडिशन हो रहा होगा। मतलब ए पॉइंट के कारण बी ओ पे जो फोर्स है, बी पॉइंट के कारण जो ओ के ऊपर फोर्स है, और सी पॉइंट के कारण जो ओ के ऊपर फोर्सेस हैं, उन सभी का सिंपल इंडिविजुअली एडिशन हो रहा होगा। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपके पास एक डेफिनेशन है और ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, और अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप इस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उनका एडिशन लास्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगला हमारे पास टॉपिक आ जाता है अब जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सिंपली हमने क्या किया हुआ है, जो चार्जेस हैं अलग अलग बॉडी पे, किस तरीके से हम उनको इजीली, हम ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर पाएं, इसलिए हमने उनको 3 वे में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास टर्म आ जाती है, एक हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी टर्म आ जाती है, और हमारे पास एक आ जाती है लास्ट, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हमारे पास एक टर्म आ जाती है जो कि इंपॉर्टेंट हमारे पास है। ठीक है, तो बात करेंगे हम पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी से। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी डेफिनेशन है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे मतलब लेंथ से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किसी लेंथ के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, किसी सरफेस या वॉल्यूम की नहीं कर रहे हम, सिंपल लेंथ। जैसे कि हम एग्जाम्पल, इसको पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, तो इसका एक्सप्रेशन ये रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्बडा से। ठीक है, अब इसको समझेंगे। जैसे हमारे पास एक वायर मान लेते हैं, हमारे पास एक वायर जिसकी टोटल लेंथ हमारे पास L है, और इस बॉडी में टोटल चार्ज जो है मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, और टोटल जो चार्ज है वो हमारे पास क्या है, Q है। तो जो लैम्बडा की वैल्यू, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज जो बॉडी पे है अपॉन टोटल लेंथ, जो हो गया हमारे पास Q/L। तो इसको हमने बोला है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला हमारे पास जो टर्म है वो है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब अब लेंथ और ब्रेड्थ की बात हो रही होगी, एरिया की बात हो रही होगी बेसिकली अगर मैं बोलूं तो। यहाँ पे डेफिनेशन है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। हाँ, जो मैं बोला आपको, एरिया की बात करेंगे अब हम, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो समझ लेते हैं हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले उसको देखेंगे। तो रिप्रेजेंट करने का जो एक्सप्रेशन इसके लिए है वो है हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रो से, और जिसको हम लिखेंगे Q/A या S, सरफेस एरिया या सरफेस जिसको बोल सकते हैं हम। तो इसको समझते हैं हम, मान लेते हैं एक हमारे पास शीट है जिसकी मान लेते हैं कोई L लेंथ है और B कोई ब्रेड्थ है, और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव 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 चार्ज है। तो टोटल चार्ज जो है, टोटल जो Q है, मान लेते हैं टोटल जो चार्ज है वो Q है, और इसका जो एरिया बन रहा है
ए मान लिया उसको, वो आ रहा है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो जो हमारे पास रो चार्ज डेंसिटी आएगी ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो होगी हमारे पास टोटल चार्ज अपॉन एरिया, और इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और लास्ट जो हमारे पास टर्म आ जाती है वो है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो जैसे हमारे पास होते हैं सॉलिड्स में क्या होता है, पूरा एक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में अगर चार्ज एग्जिस्ट करता है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के थ्रू। तो ये बोलते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है उसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोल रहे होंगे, ये चीज। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो है हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से। ठीक है, सॉरी ये गलती हो गई है, जो ये है ना इसको बोलेंगे हम सिग्मा, ये गलती होगी, सॉरी जल्दी में, ये इसको कहेंगे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को। और जो ये होता है हमारे पास रो, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि रो एक्सप्रेशन है वॉल्यूम के लिए, और जो सिग्मा है वो एक्सप्रेशन है हमारे पास सरफेस के लिए। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो जैसे कि हमारे पास सॉलिड कोई स्फीयर है मान लेते हैं, ठीक है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं v है, वॉल्यूम v है, और इसके अंदर चार्ज है हमारे पास, जो चार्ज है टोटल वो है हमारे पास q। तो जो हमारे पास रो आ गया ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज टोटल चार्ज अपॉन v वॉल्यूम। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थे आज के टॉपिक्स। कौन कौन से थे एक बार रिकैप करते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म था, इंपॉर्टेंट कुछ वैल्यूज थी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है वो हमने देखा इस वीडियो में, और हमने देखा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने देखा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ आया होगा। आगे अगली पूरे चैप्टर की वीडियोस आ रही होंगी, तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें चैनल के लिए। अभी के लिए बाय।